नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वनस्पति विज्ञान का पार्ट 2 और इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों वनस्पति विज्ञान का फर्स्ट पार्ट को भी आप जरूर देखें। सभी प्रश्न एग्जाम सिलेक्टेड हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र तथा प्रजातियों में से कौन जटिल कोशिका स्तर को दर्शाता है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मृदा निर्माण में जलवायु अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण में जलवायु अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। डैश पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। तो इसमें आएगा तापमान। डैश के अंदर आएगा तापमान। तापमान पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। कोहरा, बादल, कुहासा एरोसोल के उदाहरण है। कोहरा, बादल, कुहासा एरोसोल के उदाहरण है। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन से 3 R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो इसका आंसर है कम करना, रिड्यूस, पुनः प्रयोग करना, रीयूज और पुनः चक्रित करना, रिसाइकिल। वन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। वन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। आर्द्र भूमि, रेगिस्तान, पर्वत, द्वीप में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका आंसर है आर्द्र भूमि। बगीचे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पौधा, जानवर, अपघटक तथा जल में से कौन सा एक जैव पर्यावरण का प्रमुख घटक नहीं? इसका आंसर है जल। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा ऊर्जा में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो आंसर है इसका ऊर्जा। सही सम्मिलित हमें दिया गया है, जिसमें प्रदूषक है और प्रदूषक से होने वाले प्रभाव और उसके साइड इफेक्ट। धूमकोरा, उससे दमा और खांसी रोग हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़े स्थायी रूप से खराब इससे हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को कहते हैं? आंसर है इसका अपरदन। द्विमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है? आंसर है इसका अजैव घटक। सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है? तो आंसर है इसका अजैव घटक। ये आप जरूर याद रखें। चट्टान, पौधे तथा मिट्टी में से कौन से अजैव घटक है? चट्टान तथा मिट्टी दोनों। वन, तालाब, झील व बगीचा में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो इसका आंसर है बगीचा। किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आवास। ओजोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? इसका आंसर है ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थिर होता है। कौन सा एक जलीय आवास का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है दलदल। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उसका आंसर है जैव निम्नीकरणीय। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, तो वो कहलाता है अनुकूलन। वो कहलाता है अनुकूलन। वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा को बहाए जाने अथवा कटाव से बचाते हैं? तो आंसर है ऐसा वन के वृक्षों के जड़ों के द्वारा जो मृदा को बांधकर रखते हैं। हरित गृह प्रभाव के परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे कहते हैं विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। वायु प्रदूषण किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है? इसका आंसर है सजीव तथा निर्जीव दोनों पर। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से कौन एक हरित गैस नहीं है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। पौधे, चट्टान तथा हवा में से कौन जैव घटक नहीं? आंसर है चट्टान तथा हवा दोनों। पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जलमंडल। अपशिष्ट जल के उपचार के प्रक्रम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वाहित मल उपचार। ताप, वन, वायु तथा मृदा में से कौन सा परितंत्र एक अजैव घटक नहीं? इसका आंसर है वन।
कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो आंसर है इसका हवा। उष्ण परिवेश का कौन सा घटक है? तो इसका आंसर है अजैव घटक। जलाशय, दलदल, झील, वन में से कौन सा एक जलीय आवास का उदाहरण नहीं है? आंसर है वन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनता है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से मिलकर बनते हैं परितंत्र। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पल्वकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो आंसर इसका त्वचा का कर्क रोग, यानी कि त्वचा का कैंसर रोग जो हो जाता है, जिसे त्वचा कैंसर हम कहते हैं। किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट का। डैश वैश्विक ऊष्मन में योगदान देती है, अतः इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन वैश्विक ऊष्मन में योगदान देती है, अतः इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उन गैसों में से एक है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। सजीव जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। मीथेन वैश्विक ऊष्मन में योगदान देती है, अतः इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। आयतन के अनुसार वायु में 21% ऑक्सीजन है। वायु प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु को संदूषित करते हैं। धूम कोहरा धुएं और कोहरे से बनता है। धूम कोहरा धुएं और कोहरे से बनता है। फास्फोरस तथा नाइट्रोजन आदि वहित मल में किस प्रकार के शुद्धियों के उदाहरण है? उसका आंसर है पोषक तत्व। वृक्ष, जल, वन, वायु में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? उसका आंसर है वन को। हरित ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है अंतःस्पंदन। अम्ल वर्षा जो ताजमहल के संगमरमर का संचालन करती है, किन अम्लों से बनी होती है? तो इसका आंसर है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा वनों द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं? तो इसका आंसर है जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाने वाले परत को ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। मानस, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी तथा नंदा देवी में से भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है मानस। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो इसका आंसर है सौर। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों को। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपरदन। स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील तथा बाग में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो उसका आंसर है झील। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनरोपण द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब हस्तांकित किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 1987 में। पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा किस वजह से होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है अर्नेस्ट हैकेल ने। मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? सर्वाहारी। फल और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? नारंगी। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के किस स्तर में आता है? उसका आंसर है उत्पादक स्तर में। POD5 किसे संदर्भित है? तो उसका आंसर है 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके ह्रास में अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? लाइकेंस के। किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर है पौधे को। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? शैवाल और कवक। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में शैवाल, फफूंद, विषाणु,
बैक्टीरिया तथा लाइकेन शेक में से कौन काम आता है? तो इसका आंसर है लाइकेन के शेक। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर है सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। अजैविक अपकरणीय कचरे यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पुनः चक्रण। बैग हाउस, निसंदक, हिड्रो कंपोस्टिंग, वेंचुरी स्क्रबर एवं प्रतिवर्ती प्राशन में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? इसका आंसर है प्रतिवर्ती परासन। प्रतिवर्ती परासन। फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तथा जल का। सीवेज यानी कि मल जल, गाढ़ा कीचड़, मल प्रणाल एवं कचरा में से कौन मल जल उपचार का उपोत्पाद है? उप उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है। तो इसका आंसर है गाढ़ा कीचड़। इसका आंसर है गाढ़ा कीचड़। दोस्तों अब इसके शुरू हो रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। तो पहला हमारे पास इसका एमसीक्यू प्रश्न दिया गया है, जीनोबायोटिक जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाते हैं? तो इसका आंसर है रिकैल्सिट्रॉन्ट। रिकैल्सिट्रॉन्ट। मनुष्य द्वारा निर्मित विभिन्न रासायन, कीटनाशक आदि जिनकी अधिक मात्रा वातावरण को प्रदूषित करती है जीनोबायोटिक्स कहलाते हैं। इनमें से कुछ का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव निम्नीकरण हो जाता है जबकि कुछ सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, रिकैल्सिट्रॉन्ट कहलाते हैं। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है स्थलीय। ग्रासलैंड ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए हो। यह स्थलीय इको प्रणाली में शामिल किया जाता है। इनमें से कौन सी बीमारी स्मॉग से नहीं होती है? इसका आंसर है गले का कैंसर। दिए गए विकल्पों में से जो गले का जो कैंसर है वो स्मॉग से नहीं होता, जबकि अन्य बीमारियां जैसे कि अस्थमा, एम्फीसेमा, सांस लेने में समस्या आदि स्मॉग से होती है। मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? तो इसका आंसर है पारा से। जापान के समुद्र तट पर स्थित मिनीमाता शहर में वर्ष 1956 में पारे के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग फैल गया था। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अत्यधिक किण्वन यानी कि डार्क फर्मेंटेशन अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। नाइट्रेट, फास्फेट, धातु आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण है? तो इसका आंसर है अकार्बनिक। सीवेज में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। नाइट्रेट, फास्फेट, धातु आदि अकार्बनिक अशुद्धियां है, जबकि यूरिया, तेल, मल तथा मूत्र आदि कार्बनिक अशुद्धियां हैं जो सीवेज में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं? तो इसका आंसर है सब स्थानिक। सब स्थानिक। जैव विविधता के संरक्षण की दो मूलभूत नीतियां हैं, सब स्थानिक यानी कि इन सीटू और बाह्य स्थानिक यानी कि एक्स सीटू। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को सब स्थानिक संरक्षण कहते हैं, जबकि बाह्य स्थानिक यानी कि एक्स सीटू संरक्षण जीवों और पादपों को उनके आवासों के बाहर संरक्षण है। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाले वनों का विकास होता है। पृथ्वी की आधे से अधिक जंतुओं व वनस्पतियों की प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती है। प्राणियों और पादपों का उनके परिवेश के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है परिस्थिति विज्ञान। परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत हम प्राणियों व पादपों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ई हैकेल को परिस्थिति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मानव जाति विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न लोगों के गुणों, उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। वंश विज्ञान किसी परिवार विशेष के इतिहास का अध्ययन है। परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर है एजी टॉन्सले ने। परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली एजी टॉन्सले ने प्रस्तुत की थी। 11वां प्रश्न दोस्तों, परिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो इसका आंसर है पादप यानी कि पौधे, वनस्पति। परिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है।
क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ईथेन। ऑप्शन ए ईथेन। जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि ईथेन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्र इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों, पौधे तथा जंतु एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिकी तंत्र समुदायों एवं परिवेश पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का परिणाम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों का समावेश होता है। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो इसका आंसर है जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटकों से। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय वानिकी संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत में वानिकी शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो इसका आंसर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता के लिए 3 आधारभूत प्रकार का पारस्परिक पोषण व्यवहार आवश्यक होता है। इन पारस्परिक पोषण व्यवहार में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो इसका आंसर है पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष वे वृक्ष होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सामान्यतः शुष्क मौसम के प्रारंभ होने पर यह ऐसा करते हैं। ये वृक्ष उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा का स्तर 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। साल, चंदन, शीशम, आम, पलाश, बेल इत्यादि पर्णपाती वृक्षों के कुछ उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि इसका आंसर है सीमित जल तथा अग्नि का होना। सीमित जल तथा अग्नि की उपस्थिति के कारण घास स्थलों ग्रासलैंड में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम या एक पूरे ग्रह में जीवन के रूपों की विभिन्नता का परिणाम है। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के पिरामिड को बायोमास पिरामिड कहते हैं। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जैव मात्रा पिरामिड जो है वो उल्टा हो सकता है, ये आप जरूर याद रखें। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का कारण वायु में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कणों एवं विषैली गैसों का मिलना है। ये अनचाहे पदार्थ वायु में आधुनिक औद्योगिकीकरण, कल कारखानों एवं वाहनों के ईंधन से उत्पन्न गैसों आदि के कारण वायु में मिलकर वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो इसका आंसर है सीसा। दिए गए सभी विकल्पों में से सीसा ही बड़े शहरों की वायु को अधिक प्रभावित करता है। यह वाहनों से निकलने वाले धुओं तथा पेंट उद्योग से फैलता है। यह तंत्रिका तंत्र के रोग उत्पन्न करता है। PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। ये सीधे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इस स्तर का वायु प्रदूषण प्रति लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। इसका सबसे ज्यादा असर जो है वृद्ध पुरुषों और महिलाओं पर पड़ता है। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है 2.5। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1.5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का
24 घंटे का औसत 1.5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए वार्षिक औसत 1.0 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? इसका आंसर है यूरिया। सीवेज या मल जल में अशुद्धियों के रूप में मानव मल, पशु अपशिष्ट, तेल, यूरिया, कीटनाशक, खरपतवार नाशक तथा फलों में आदि के सड़े भाग या अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है? तो इसका आंसर है जलकुंभी को। जलकुंभी पिस्टिया स्ट्रेटियोटस एक जलीय पौधा है जो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी भारतीय प्रजाति वार के नाम से जानी जाती है। इसमें मच्छर के लार्वा को शरण मिलती है जो फाइलेरिया फैलाता है। इसमें पुष्प गर्म मौसम में और फल बरसात के बाद निकलते हैं। इसे औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है। और उल्लेखनीय है कि हाथी घास व पार्थेनियम भी औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को अल्प मात्रा में नियंत्रित करने में उपयोगी पाए गए हैं, परंतु जलकुंभी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में ज्यादा प्रभावशाली है। यह अपनी लंबी जड़ों के द्वारा घरेलू अपशिष्टों से निःसृत गंदगी एवं भारी धातु जैसे कि कैडमियम इत्यादि को भी अवशोषित कर लेता है। अतः जलकुंभी ही इसका सही उत्तर होगा। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल, तो इसका आंसर है 1%। एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य ही है, जिसमें से केवल 1% से 3% पादपों द्वारा प्रयुक्त होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। पादपों यानी कि उत्पादक द्वारा प्रयुक्त कुल ऊर्जा का केवल 10% शाकाहारियों को प्राप्त होता है और जिसका 10% अगली आहार श्रृंखला यानी कि मांसाहारी को प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। इस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। इसका आंसर है वनस्पति उत्पाद। वनस्पति उत्पादों को खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहां पर सबसे अधिक गंभीर है? इसका आंसर है एक ही क्षेत्र में या नीचे में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। एक ही क्षेत्र में या नीचे में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियों में से भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक गंभीर होती है। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऊर्जा। जीव मंडल या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रधान स्रोत जो है वो सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में सौरिक ऊर्जा का निवेश होता है तथा पुनः उसके संगठकों द्वारा ऊर्जा का विभिन्न सीधियों से गम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या गमन पोषण स्त्रोत से होकर होता है। ऊर्जा के जिस भाग का विसरण होता है वह ऊष्मा के रूप में होता है तथा यह वायुमंडल में वापस चली जाती है। ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरणीय परिस्थितियां। संतुलन एक सिद्धांत है जिसके अनुसार प्राकृतिक परिस्थितिकीय तंत्र साम्यावस्था में होते हैं। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता? तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा का प्रयोग। सौर ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबर के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है एवं पेट्रोल के जलने में भी CO2, CO, SO2 इत्यादि गैस उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल 2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एक वायु प्रदूषक है, जबकि जल वाष्प और हाइड्रोजन गैसें वायु प्रदूषक की श्रेणी में सम्मिलित नहीं। वायुमंडल में CO2 गैस 0.03% से 0.04% तक पाई जाती है, क्योंकि जहां पृथ्वी के सभी सजीव अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, वही हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा जो वो नियंत्रित रहती है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केवल एक यानी कि शीशा। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं,
जैव विघटित प्रदूषक या जैव निम्नीय बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जैसे रुई, कागज, घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र आदि। शीशा, लोहा, प्लास्टिक आदि पदार्थ जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, अर्थात ये जीवाणुओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? इसका आंसर है लाइकेन। लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है। ये SO2 प्रदूषित वातावरण में तेजी से नष्ट होने लगते हैं। 40वां प्रश्न दोस्तों, डैश का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल फुहारों में किया जाता है। इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों से मिलकर बना होता है। यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जिसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल फुहारों में किया जाता है। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ताप प्रदूषण। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को ताप प्रदूषण यानी कि थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। यह न्यूक्लियर तथा अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है जिसका विभिन्न जीवों पर बुरा असर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? इसका आंसर है क्लोरीन ऑक्साइड। धूम कोहरा वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो धुएं तथा कोहरे से मिलकर बनता है। यह मुख्यतः कोयले तथा हाइड्रोकार्बन यौगिकों के ज्वलन से उत्पन्न हुए के कारण बनता है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की अधिकता होती है। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? इसका आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। यह भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सूखने पर इसमें 45% प्रोटीन, 20% वसा और 20% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह एकल कोशिका वाला हरित शैवाल है जो क्लोरोफाइटा संघ से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। 44वां प्रश्न दोस्तों, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उन्हें वायुमंडल कहते हैं। जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो इसका आंसर है जैविक स्रोत। जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत जिनमें जीवन होता है जैविक स्रोत यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैव गैस में निम्न में से कौन सी गैस मौजूद होती है? तो इसका आंसर है मीथेन। जंतु एवं पादप अपशिष्ट जल की उपस्थिति में अवायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में गैसें जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया आदि उत्पन्न होती हैं। गैसों का यह मिश्रण बायोगैस कहलाता है। बायोगैस संयंत्र एक इकाई है जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ यानी कि सजीव बायोमास को उपयोगी गैसीय ईंधन यानी कि मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जैविक खाद में द्रव के रूप में एक उप उत्पाद के तौर पर परिवर्तित करती है। समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है समुद्र में बहुकोशिकीय शैवाल उत्पादन। समुद्री शैवाल जैसे लैमिनेरिया, सारगासम इत्यादि समुद्र में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय शैवाल है। पेयजल में कोलीफॉर्म गणना क्या ज्ञात करने के लिए की जाती है? इसका आंसर है मल संदूषण। मल संदूषण ज्ञात करने के लिए पेयजल में कोलीफॉर्म गणना की जाती है, यह जरूर याद रखें। कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है? तो इसका आंसर है पीड़कनाशी का प्रयोग। जैव नियंत्रण का अर्थ कीटों का नियंत्रण जैविक तरीकों से करने से है। व्यापक अर्थ में बायो कंट्रोल का अर्थ है रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग करने की बजाय प्राकृतिक परभक्षियों के प्रयोग के जरिए पीड़क जंतुओं को नियंत्रित करना, जबकि पीड़कनाशी ही कीटनाशकों का प्रयोग रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले समाधान है। शेक लाइकेन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सहजीवी। शेक यानी कि लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता को प्रदर्शित करता है। कवक जल तथा पोषक तत्व शोषित करता है जिसकी सहायता से क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो इसका आंसर है एक एल्गी तथा एक फंगस। लाइकेन एक एल्गी यानी कि शैवाल और एक फंगस यानी कि कवक के बीच सांकेतिक संबंध को निर्मित करता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की माप भी की जाती है। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फोरा
फेरा, फोरा मिनी फेरा। चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण समुद्री जीव प्रवाल है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। विकल्प में प्रवाल नहीं, प्रवाल भित्ति दिया गया है, जो प्रवालों के खोल से निर्मित एक संरचना है। उल्लेखनीय है कि फोरामिनीफेरा भी एक सूक्ष्म समुद्री जीव है, जो चूना पत्थर के खोल छोड़ता है। अतः विकल्प के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा हमारा डी ही होगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है फंजाई, यानी के कवक। कवक वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर है शैवाल, यानी के लाइकेन से। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अव्यय है? उसका आंसर है ऑप्शन ए प्रॉन। हरित ग्रंथि प्रॉन का उत्सर्जन अवयव है। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? उसका आंसर है वृक्षवासी। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी कहते हैं। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह पर है उसे उभयचर कहते हैं। जो जल में निवास करे उसे जलचर, और जो आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जीरोफाइट। जीरोफाइट पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। ये पौधे अपनी सतह से रेजिन एवं मोम जैसे पदार्थ स्रावित करते हैं, ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो, जिससे ये पादप मरुस्थलीय परिस्थिति में जीवित रह सके। उदाहरणार्थ कैक्टस, यूफोर्बिया आदि। छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो इसका आंसर है वल्कवासी। छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को वल्कवासी कहते हैं, वल्कवासी कहते हैं। चट्टानों व पहाड़ों पर उगने वाले कवकों को शिलावासी कहते हैं। पशुओं के गोबर पर उगने वाले कवकों को शमल रागी कहते हैं। लकड़ी पर उगने वाले कवकों को काष्ठ रागी कहते हैं। 59वां प्रश्न है, बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों बीओडी जो है वो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही बनेगा, क्योंकि बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो ए और सी दोनों ही बनेंगे। जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में ऑक्सीजन की वह मात्रा मापी जाती है जो जल के एक नमूने में जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए आवश्यक होती है। पीने के स्वच्छ जल की बीओडी 1 ppm से कम होनी चाहिए। बीओडी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, यानी कि दोनों ही रूपों में इसे जाना जाता है। इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसे हम कहते हैं। बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सैक्सीकोलस। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सीकोलस कहते हैं, ये आप जरूर याद रखें। होर्टिकोलस लाइकेन वृक्षों की शाखाओं पर विकसित होती है और टेरिकोलस लाइकेन का विकास भूमि सतह पर होता है। मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है भूमजल स्तर। मृदा के कणों के बीच के रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा को भूमजल स्तर कहते हैं। इसी जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा अपने उपयोग में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो इसका आंसर है यात्री कपोत। IUCN की रेड लाटा लिस्ट के अनुसार उपयुक्त में से यात्री कपोत यानी कि पैसेंजर पिजन एक विलुप्त प्राणी है। किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? इसका आंसर है प्रदूषण के सभी क्षेत्र। नदियों तालाबों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण इनमें मछलियों का जीवन संभव नहीं है। इसलिए यदि किसी नदी में मछलियां नहीं हैं तो वह इस बात का सूचक है कि उसमें प्रदूषण के सभी क्षेत्र मौजूद हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? इसका आंसर है पौधे। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन नियंत्रण करते रहते हैं। निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन सा है? इसका आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का उदाहरण है। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है।
इसका आंसर है ऑप्शन डी पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण ही अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है। निम्न में से कौन सा जैव करणीय है? उसका आंसर है कागज। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। कागज जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इसका आंसर है चमड़े की बेल्ट। चमड़े की बेल्ट। किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशों का उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा कागज और लुगदी उद्योग, यानी कि केवल सी से। कागज एवं लुगदी उद्योगों से मुख्यतः जैव प्रदूषक सेल्यूलोज का उत्पादन होता है। दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, 71वां प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के दो प्रमुख घटक यथा जैविक और अजैविक घटक होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जैविक घटक के अंतर्गत, जबकि जल, वायु, मृदा, प्रकाश आदि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली एज इट टॉन्सली द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ वनस्पति विज्ञान का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।